30 डेज में हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें हमारा रिवीजन भी हो जाए, प्लस साथ में हम डे बाय डे जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर जो बचे हुए वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो कैसे करना है ध्यान देना। ऑर्गेनिक में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको बस इन दो चीजों पे फोकस करना है यार। एक तो प्रिपरेशन क्यों केमिकल, अगर फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी के डेफिनेशंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैंने सब कुछ वहां पे एक फोल्डर में प्रोवाइड करके रखे हैं। 4 नॉवेल है, स्टार्टिंग में हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसको अगर मैं साइड में हटा दूं तो लास्ट के जो 3 नॉवेल है वो पूरी हिस्ट्री बेस्ड है, वो पूरी एक फिक्शन बेस्ड है या फिर स्टोरी बेस्ड है ना। तो लास्ट 3 पेपर है। अब 600 मार्क्स के पेपर में आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाओ या इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाओ, कॉन्ट्रीब्यूट दोनों में होने वाला है। आप चाहे फिजिक्स में अच्छे 70 में से 70 लाओ या इंग्लिश में 80 में से 80 लाओ। आपको ये नहीं बोल रहा कि आप फिजिक्स में ही आपको लाना है तो आपका परसेंटेज बढ़ने वाला नहीं। अगर आप इंग्लिश को भी, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, राइटिंग स्किल आप बचपन से कर। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में ये भी समझेंगे फिजिक्स में करना क्या है, फिजिक्स को भी कैसे डिवाइड करने वाले हैं, बायोलॉजी भी कैसे डिवाइड करने वाले हैं, उसके डेरिवेशंस कब करने चाहिए। और वेलकम टू आर्यो ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज के लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ लास्ट 30 डेज जो प्रिपरेशन करने के लिए टाइम है, जनवरी का टाइम, उसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है और क्या आपका जो मेथड है किस तरीके से होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। आपके जो सब्जेक्ट्स है जैसे बाइफोकल सब्जेक्ट है, पीसीएम पीसीबी सब्जेक्ट है, आईटी है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, हिंदी मराठी का सब्जेक्ट हो गया, उसको कैसे हमें मैनेज करना है लास्ट के 30 डेज में, ताकि आप अपना जो स्कोर है वो और बूस्ट कर पाओ। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं भी हुआ है तो भी हम क्या कर सकते हैं आप हमारा प्रिपरेशन और अच्छे से करने के लिए। ये जो वीडियो मैंने बनाया है शायद ही ऐसे भी कोई वीडियो रहेगा यूट्यूब में जो बोर्ड्स के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बना के लेके आया, ऐसी प्रिपरेशन है या फिर ऐसे मैनेजमेंट वीडियो बना के लेके आया आपके लिए। तो ध्यान से देखना, पूरी देखना। ये जो वीडियो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है लास्ट 30 डेज में, कौन से सब्जेक्ट कभी करना चाहिए, कभी कितना टाइम देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट को एक एक करके पकड़ेंगे और सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड, सब्जेक्ट को भी हम लोग डिवाइड करने वाले हैं अलग अलग टाइप्स में कि किस पे फोकस करना है, कितना टाइम देना है, कहाँ से सोर्स लाना चाहिए और नोट्स कहाँ से मिलने वाले आपको, उसके पीवाई कहाँ से मिलने वाले आपको, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कितना देर आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल्स चालू है, आपके बोर्ड्स, आपके प्री बोर्ड्स चालू है या फिर आपके कॉलेजेस क्लासेस की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सैम्पल पेपर को कैसे सॉल्व करना है, ओके, टाइम कैसे निकालना है, उस सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लास्ट के 30 डेज में हम सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट, जैसे किसी का पीसीएम है, किसी का पीसीएमबी है, किसी का पीसीबी है, ठीक है। तो उन सारे टाइप के स्टूडेंट के लिए ये चीज जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो होती है। तो वो कैसे हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट आपको करने हैं, ठीक है, और 600 मार्क्स लाने हैं। तो डे बाय डे हम सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करने वाले वो देखना। अब 3 टाइप के स्टूडेंट कौन से हैं। सबसे पहले तो है पीसीएम वाले, ठीक है। अब पीसीएम जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, उनका या तो सीएस रहेगा या तो ईएस रहेगा, है ना, या तो कंप्यूटर साइंस रहेगा या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, प्लस इंग्लिश तो सबको ही रहता है, ठीक है। तो या तो कंप्यूटर साइंस या तो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये टाइप के फर्स्ट स्टूडेंट हो गए। दूसरे हो गए हम लोग पीसीबी वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, जिनका जो बाइफोकल सब्जेक्ट है वो या तो आईटी रहेगा और साथ में एक और कोई सब्जेक्ट रहेगा जैसे ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी हो सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये पार्ट फॉलो होने वाला है। थर्ड पार्ट जो है वो पीसीएमबी, जिन्होंने भी पीसीएमबी लिया है, ठीक है। तो पीसीएमबी के साथ उन्होंने बाइफोकल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आईटी और या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले लिया या फिर मराठी ले लिया, हिंदी ले लिया, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट ले लिया। तो इन तीनों ही टाइप के स्टूडेंट के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है फॉलो होने वाला है, ठीक है। करना कैसे है, 30 दिन बचे, 30 डेज। 30 डेज में हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें हमारा रिवीजन भी हो जाए, प्लस साथ में हम डे बाय डे जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर जो बचे हुए वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो कैसे करना है ध्यान देना। फर्स्ट डे, जैसे कि समझो कि आज हमारा 1 जनवरी है, 2 जनवरी है, तो आपने आज से स्टार्ट किया है या आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परसों से स्टार्ट करते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो समझो आपका ये फर्स्ट डे है प्रिपरेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट डे में आपको टोटल 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। एवरी डे मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं। सबसे पहले एक चैप्टर जो होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए वो थियोरेटिकल, और दूसरा सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सॉल्विंग सब्जेक्ट, जैसे न्यूमेरिकल, मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो सॉल्विंग में आ जाता है अपना फिजिक्स एंड मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस पे अगर ले सकते हो, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट कौन से हो गए, थियोरेटिकल और सॉल्विंग। तो आज मेरा अगर फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे में थियोरी के लिए मैं ले सकता हूँ बायोलॉजी। अगर आपका बायोलॉजी है तो थियोरी के लिए मैं ले सकता हूँ बायोलॉजी, ठीक है। या फिर सॉल्विंग में, प्लस सॉल्विंग में हमें क्या लेना चाहिए, फिजिक्स। तो आज के फर्स्ट डे में हमें क्या करना है, थ्योरी में बायोलॉजी सब्जेक्ट हमको चूज करना है फर्स्ट डे में, दूसरा सॉल्विंग में हमें फिजिक्स चूज करना है। आपका अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजी की जगह आप
कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमें पहला डे है। तो स्टार्टिंग में आप जब उठोगे पहले दिन में तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले सॉल्विंग सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, सॉल्विंग सब्जेक्ट लेना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मत लेना, क्योंकि सुबह सुबह जो है आपका दिमाग जो है ज्यादा अच्छे से चलता है, तो आप सॉल्विंग सब्जेक्ट अगर लोगे तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे। ठीक है, तो सॉल्विंग सब्जेक्ट लेना, जैसे कि फिजिक्स यहाँ पे हमारा सॉल्विंग सब्जेक्ट है, तो सॉल्विंग सब्जेक्ट में फिजिक्स लिया सुबह। अब आफ्टरनून के टाइम में आपको या तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी ले लो, या फिर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। ठीक है, तो कुछ टाइम मैंने फिजिक्स को दे दिया, उसके बाद ब्रेक लेके मैं बायोलॉजी को दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब इवनिंग का टाइम हो जाएगा, रात का टाइम हो जाएगा, आप एक कोई आपका नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का, क्योंकि उसमें राइटिंग स्किल भी है, उसमें अप्रिसिएशन भी है और उसमें नॉवेल भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है, तो उसको भी लेना है। तो कम से कम आज से ही आप 40 मिनट से 30 मिनट्स इंग्लिश को भी देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वो इंग्लिश को भी आपको देना है। तो दो मेन सब्जेक्ट आपको डेली बेसिस पे, फर्स्ट डे पे आपको कौन सा लेना है, एक थ्योरी एक सॉल्विंग के रूप में, एक बायोलॉजी या तो कंप्यूटर साइंस एंड एक फिजिक्स लेना है। फर्स्ट डे में फिजिक्स लेना है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में ये भी समझेंगे फिजिक्स में करना क्या है, फिजिक्स को भी कैसे डिवाइड करने वाले हैं, बायोलॉजी भी कैसे डिवाइड करने वाले हैं, उसके डेरिवेशंस कब करने चाहिए और न्यूमेरिकल्स कैसे करने चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड डे में आपको जो आज समझो, आज हमारा मंडे है, तो ट्यूसडे को हमें क्या करना चाहिए, ट्यूसडे को उसमें भी सेम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और उसको एक सॉल्विंग सब्जेक्ट, फिजिक्स और बायोलॉजी हो गया। नेक्स्ट डे में क्या करना है, मैथ्स और केमिस्ट्री। सॉल्विंग में आ गया मेरा मैथ्स, सॉल्विंग में आ गया मेरा एक मैथ्स। ठीक है, प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप ले सकते हो एक केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें बहुत थ्योरी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ना, तो उसमें थ्योरेटिकल के लिए आप केमिस्ट्री भी ले सकते हो। ओके, अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आपका जो बायफोकल सब्जेक्ट है, अगर जो बंद है, अगर आपका मैथ्स नहीं है तो अब मैथ्स की जगह आपका जो बायफोकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आईटी हो गया है ना, तो आईटी भी आप इसकी जगह ले सकते हो, या फिर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसको भी आप ले सकते हो उसकी मैथ्स की जगह। ठीक है, या तो अगर मैथ्स और केमिस्ट्री है तो आप मैथ्स और केमिस्ट्री करना है। सुबह सुबह आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैथ्स करना है, उसके बाद आफ्टरनून के टाइम में आप केमिस्ट्री करना है। ओके, अब उसको कैसे करना है वो भी आपको बताने वाला, तो पेशेंस रखो, आपको मैं आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी मैंने जैसे बोला कि आपको रोज इंग्लिश करना ही है। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो 600 मार्क्स रहे हो, नॉवेल सब बचपन से पढ़ रहे हो, पैसे सब बचपन से लिख रहे हो, और फिजिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो अगर आपका फिजिक्स वीक भी है, मैथ्स वीक भी है, केमिस्ट्री वीक भी है, तो आप उसकी जगह जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, हिंदी, ज्योग्राफी, मराठी, जो भी सब्जेक्ट है, उस पर आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, ताकि आपका जो स्कोर जो है वो लो ना हो पाए, आपका स्कोर जो है और बढ़े। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्कोर जो है 600 आपको लाना है। 600 अगर आपको टारगेट रखना है तो आप जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको थोड़ा कम फोकस करके आप इंग्लिश में भी फोकस कर सकते हो। बट ये नहीं होना चाहिए कि आप फिजिक्स पूरा छोड़ दो, मैथ्स पूरा छोड़ दो, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो आपको फेल होने के चांसेस है। तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस आपका अच्छे से नहीं हुआ है, तो ट्राई करना कि पासिंग मार्क्स तक आपका हो जाए। 8 चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आपका आराम से पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे। लेकिन आपको इंग्लिश के लिए भी टाइम देना है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट डे एंड सेकंड डे को। तो यही चीज आपको अल्टरनेट डेज पे फॉलो करना है। जैसे आज मेरा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में मैं क्या करूंगा, एक थ्योरेटिकल एक सॉल्विंग सब्जेक्ट लूंगा, बायोलॉजी या तो कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ एक फिजिक्स लूंगा, एंड रात के टाइम में इंग्लिश करूंगा। ठीक है, ये चीज होने के बाद सेकंड डे में आपको फिर से एक थ्योरी सॉल्विंग सब्जेक्ट लेना है, जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री। अगर मैथ्स नहीं है तो कोई आईटी सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर अपन हिंदी मराठी जो भी है उसको ले सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में 40 या 30 मिनट्स आप इंग्लिश दे सकते हो। ठीक है, और यही चीज आपको अल्टरनेट डेज पे फॉलो करना है। ठीक है, अगर ये चीज आप अल्टरनेट डेज पे फॉलो करने वाले हो तो ही आपका जो मार्क्स है या फिर आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, और इस सेकंड पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में, कि जब भी कोई सब्जेक्ट लेके बैठता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो हमें किस पे फोकस करना है, कहाँ से नोट्स लेने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन से डेरिवेशंस करने चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, जब भी आप फिजिक्स लेके बैठते हो पढ़ने के लिए, तो फिजिक्स में सबसे पहले उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे आज मैं फिजिक्स लेके बैठा हूँ तो फिजिक्स को ना आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे, सबसे पहले देखना उसमें कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सेकेंड आपको देखना है इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा जो आपको देखना है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स करने बैठता है तो सबसे पहले उसको देखना है क्या, कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को, जैसे अगर आज आप रोटेशन करने बैठते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर करने बैठते हो, तो सबसे पहले उसमें देखो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है।
ठीक है, और उस पर ही आपको फोकस करना है, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको और कोई चीजें में और कोई दूसरी चीज में आपको सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस यही चीज पे फोकस करना है लास्ट के मंथ में। ओके, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की अगर बात करें हम लोग, तो आपको देखना है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में ट्रेंडिंग डेरिवेशन कौन से है। ट्रेंडिंग डेरिवेशन मतलब जो आपके पीवाईक्यूज में है, ठीक है, जो आपके पीवाईक्यूज में आपको रिसेंटली बहुत बार पूछा गया 5-6 सालों में डेरिवेशन हर एक सब्जेक्ट से। जैसे अभी एक चैप्टर की बात करूं, जैसे हमारा केटीजी हो गया, तो केटीजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से हो गए, एक तो मेयर रिलेशन हो गया, ठीक है, इक्विपार्टीशन इक्वेशन हो गया, या फिर अपना प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वेशन हो गया। तो ऐसे हर ट्रेंडिंग डेरिवेशन हमको प्रैक्टिस करना है फिजिक्स में। तो सबसे पहले फिजिक्स लिया मैंने, फिजिक्स में देखा कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है, 2-3 डेरिवेशन निकालिए इंपॉर्टेंट, उसको करने बैठ गया मैं। ठीक है, दूसरा जो है इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस कहाँ से लाना है सर, थियरी क्वेश्चंस कहाँ से लाना है सर, इसके लिए ना मैंने एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें आपको सारे पीवाईक्यू, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, जितने भी आपके जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने यहाँ पे पीडीएफ बना के रखा है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सैंपल पेपर से लेके रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, हर एक सब्जेक्ट को मैंने वहाँ पे बना के रखा है। ठीक है, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप एक्सेस कर सकते हो उस पीडीएफ को। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट थियरी में जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, रोटेशन डायनेमिक चैप्टर में या इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिस्ट कौन से हैं, उसको मैं पढ़ूंगा। उसके बाद देखूंगा इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस उसको लेके उसको प्रैक्टिस करूंगा, उसको याद करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ आपको ये 2 चीज में फोकस करना है। कौन सा, एक तो हो गया सॉल्व्ड एग्जांपल प्लस पीवाईक्यूज। न्यूमेरिकल्स में आपको अगर अच्छा करना है फिजिक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छा करना है तो सॉल्व एग्जांपल जो हर एक टेक्स्ट बुक में है, सॉल्व एग्जांपल उसमें अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। चाहे अगर आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं भी हुआ है, जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, अगर आप उसको नहीं भी करते तो भी आपको ये सॉल्व एग्जांपल प्लस पीवाईक्यूज में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए उसको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। अब ये सब लाएंगे कहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, ट्रेंडिंग डेरिवेशन, पीवाईक्यूज से कैसे लाना, पीवाईक्यूज जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये सब लाना कहाँ से। इन सब के लिए ये सब सारी चीजें जो रिसोर्सेज है, ये सब मैंने एक फोल्डर में बना के रखा है, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने प्रोवाइड करके रखा है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज प्लस नोट्स प्लस हैंड रिटन नोट्स प्लस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज प्लस सैंपल पेपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डेफिनेशंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैंने सब कुछ वहां पे एक फोल्डर में प्रोवाइड करके रखे हैं, जिसमें आपको सिर्फ इतना पे करना है 1/∞। ठीक है, इतने से प्राइस में आपको ये सब आपको मिलने वाला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 400 to 500 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन होके आपका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो इजीली। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद ही कोई हमारे यूट्यूब चैनल में किसी ने बताया होगा, जो मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, जो आपको मैं पूरा प्रिपरेशन के तरीके बता रहा हूँ, ये शायद ही किसी ने यूट्यूब चैनल में बोर्ड्स के लिए बताया होगा। ठीक है, तो आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आप कभी भी लेके बैठते हो तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और वो सारी चीजें आपको करने हैं। कम से कम आप डेली बेसिस में अगर 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे आप दे रहे हो फिजिक्स में, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और वो कहाँ से सोर्सेज कहाँ से लाना चाहिए, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताया कि पीडीएफ में मैंने बना के रख दी है आपके लिए। फिजिक्स हो गया, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, केमिस्ट्री जो है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, है ना,
6 चैप्टर है टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के, 6 से 7 चैप्टर जो भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है हमारा, और लास्ट में है हमारा ऑर्गेनिक, जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम देता है। ऑर्गेनिक जो है बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम देता है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें इनऑर्गेनिक में है टोटल 3 चैप्टर, ऑर्गेनिक में है आई थिंक 6 to 7 चैप्टर है, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा करना है तो कोई भी 2 पार्ट इसमें से, इन तीनों में से कोई भी 2 पार्ट आपके अच्छे होने ही चाहिए। जैसे या तो आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छे होने चाहिए अगर आपका ऑर्गेनिक दिक्कत दे रहा है तो, या तो फिजिकल ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको करना ही करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा इजी इन तीनों में, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन इसके पीवाईक्यू से पूछे जाते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आपको करना ही करना है। अब इन दोनों में से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में से कोई भी एक चीज आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो एक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, स्ट्रॉन्ग करना है उसको, और इसके साथ साथ आपको या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो ऑर्गेनिक ही कर लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है बहुत सारी रिएक्शन जो है पीवाईक्यू से या सॉल्व एग्जांपल से पूछे जाते हैं बैक टू बैक हर साल। अब इस फिजिकल केमिस्ट्री को, इसको भी हम लोग अगर ध्यान से देखें, फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीज आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्या, इस फिजिकल केमिस्ट्री को आपको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, इंपॉर्टेंट थियोरी और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चीज क्या क्या है, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब ये चीज कहां से करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो पीवाईक्यू है हमारा, है ना, बहुत बार जो पूछा गया है उससे आप कर सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहां से लाना है, आपको पीवाईक्यू से ही आपको सॉल्व करते रहना है। उसके बाद जो है हमारा न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया सैंपल पेपर नहीं सॉरी सॉल्व एग्जांपल, जो इंडेक्स क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल जो आपको दिए हैं न्यूमेरिकल्स, अगर आपका सॉल्व एग्जांपल स्ट्रांग है, अगर आप सॉल्व एग्जांपल पे फोकस करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आपका जो न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते, वो बस कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो वो अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका न्यूमेरिकल्स अच्छे से जाने वाला है। दूसरा जो है हमारा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी इसमें भी ना रिएक्शंस है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे जनों को लगता है रिएक्शंस नहीं होते, पर इनऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस होते हैं, और इसमें डायग्राम्स होते हैं, प्लस इसमें जो इंडेक्स क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं बहुत बार पूछा जाता है। अब ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में जो हाईलाइटेड ब्लू कलर के या येलो कलर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं रिपीटेडली, तो उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तीन ऑर्गेनिक में भी आपको सॉल्व जो एग्जांपल्स है इंडेक्स क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड है उसको भी करना है आपको, ठीक है। हाईलाइटेड वर्ड जो है उसको छोड़ना नहीं है। प्लस तो इसमें भी आपको इंडेक्स क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्लस जो हमारा पीवाईक्यूज है उसको तो फॉलो करना ही है। अब ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज थ्योरी सब कहाँ से मिलेंगे। आपको जैसे बताया कि हमारा जो ग्रुप है उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो ग्रुप ज्वाइन हो जाओ तो उसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। लास्ट है ऑर्गेनिक। यार ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन प्लस केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको बस इन 2 चीजों पे फोकस करना है। क्या, एक तो प्रिपरेशन कि वो केमिकल, जिसका अगर फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन जो रिएक्शंस है वो, प्लस केमिकल रिएक्शन उस एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शन, तो आपको क्या देगा वो चीज, आपको 2 चीज आपको स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं। वो कहां से कर सकते हो आप, या तो आप टेक्स्ट बुक अच्छे से सॉल्व करो, या तो आप पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। अब इन दोनों से ही लेके, इन दोनों से ही जो आया है वो है नेम रिएक्शंस। इन दोनों से ही निकला हुआ है नेम रिएक्शंस। तो यार जो भी नेम रिएक्शंस है टेक्स्ट बुक में, जैसे कॉल्बी रिएक्शंस हो गया, मेटरमैन रिएक्शंस हो गया, ये सारे जो नेम रिएक्शंस हो गए उसको आपको करना ही करना है, क्योंकि हर बार केमिस्ट्री में 2 से 3 नेम रिएक्शंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक में। अब नेम रिएक्शन सर कहाँ से लेके आए, नेम रिएक्शंस हो या ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो, वो सारे मैंने प्रोवाइड करके रखे ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप के फोल्डर में। तब अगर आपको चाहिए ये तो आप फटाफट उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या देखना है आपको, प्रिपरेशन रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस, उसके साथ साथ आपको नेम रिएक्शन जो है वो आपको फॉलो करना है। तो ये था हमारे केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री लेके बैठते हो सेकंड डे में, तो सेकंड डे में आपको कोई भी चैप्टर लेते हो, फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री कोई चैप्टर ले लिया है, केमिकल काइनेटिक्स, तो उसको आप कैसे करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। उसको सबसे पहले देखोगे इंपॉर्टेंट
थियरी क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है, और उसको पे ही आप फोकस कर रहे हो। अब उसके 4th डे में अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज में फॉलो करना है। 3rd डे में अगर 6th डे में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने बताया आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस। ये अगर आपके स्ट्रांग है तो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से पूरे केमिस्ट्री में जो 3 पार्ट डिवाइड किया मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो कोई भी 2 आपके पार्ट अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए, तो ही आपका केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कर देना ये चीज। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स को देखो, जैसे मैथ्स में ना दो पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? एक मैथ्स पार्ट 1 यानी हमारा मैथ्स पार्ट 2। ऑलमोस्ट 80% ऑफ स्टूडेंट को मैथ्स पार्ट 2 दिक्कत देता है, क्योंकि मैथ्स पार्ट 2 में है कैलकुलस, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैथ्स पार्ट 2 पूरा जो है डिफरेंशिएशन में बेस्ड है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, और आगे आने वाले चैप्टर्स भी नहीं आएंगे, एक्सेप्ट 1-2 चैप्टर्स है जो कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स पार्ट 2 जो है पूरा स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर पे डिपेंड है। अगर हम मैथ्स पार्ट 1 की बात करें तो उसमें टोटल 7 चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर्स, 3D, लाइन एंड प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं 3D को, या फिर LPP हो गया, है ना। तो इसमें सारे चैप्टर जो अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है, और मैथ्स पार्ट 2 में सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर आपका कैलकुलस वीक है, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका कैलकुलस हुआ नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका कैलकुलस वीक है तो आप क्या कर सकते हो कि मैथ्स पार्ट 1 में जितने भी 7 चैप्टर्स है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मैथ्स पार्ट 1 हो या मैथ्स पार्ट 2 है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है ना। तो 80 मार्क्स में 40 मार्क्स का ये आएगा, 40 मार्क्स का ये आएगा, है ना। तो 40 मार्क्स का ये और 40 मार्क्स का ये, बट टोटल 80 मार्क्स का पेपर नहीं है। टोटल जो है वो ऑलमोस्ट 104 मार्क्स का है विद ऑप्शंस। तो मैथ्स 104 मार्क्स का है। अब उसमें से 2 पार्ट में डिवाइड है, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2। 7 चैप्टर इसमें है, 7 चैप्टर इसमें है, 7 से 8 चैप्टर इसमें है। मैथ्स पार्ट 1 सारे चैप्टर एक दूसरे से अलग है, तो आप उसको अच्छे से कर लो। अगर आपका कैलकुलस नहीं है, अच्छे से नहीं हुआ, उनकी बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर है उनको अच्छे से कर लो, प्लस मैथ्स पार्ट 2 के जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो टोटल आपके 9 चैप्टर अगर आप अच्छे से हो जाते हैं तो आप आराम से 80 में से अगर हम बात करें विद ऑप्शन 105 मैक्स में 105 लेके 60 या 70 अबव ला सकते हो इन 104 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर आप 80 मार्क्स की बात करें तो आराम से 50 मार्क्स आराम से ला सकते हो, अगर आपका ये मैथ्स पार्ट 1 में 7 चैप्टर अच्छे से हुआ है और मैथ्स पार्ट 2 में जो लास्ट के 2 चैप्टर हो गए। तो अब उनकी बात करते हैं जिनका कैलकुलस भी स्ट्रांग है और मैथ्स पार्ट 1 भी स्ट्रांग है। मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है बोर्ड्स के एग्जाम में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। अगर आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके हो चुके हैं तो अभी लास्ट के मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ जितने भी पीवाईक्यूज है बोर्ड्स में, हर एक चैप्टर्स में, चाहे वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो या वेक्टर्स हो, लाइन प्लेन है, उन सारे चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से अपना स्कोर जो है बूस्ट कर पाओगे। क्योंकि जो पैटर्न जो होता है ना बोर्ड्स का, जैसे सेक्शन डी में हो गया, सेक्शन सी में होगा, सेम पैटर्न होता है। सेक्शन डी में आप 100% सेक्शन डी में आप ये जान लो कि लास्ट के जो सेक्शन है, सेक्शन डी में आप ये पक्का कर लो कि 2 थियरम आपको पूछने वाले हैं। 2 थियरम किससे? एक डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से, ये पक्का कर लो। 2 थियरम आपको पूछने वाले हैं, कोई भी, या तो वेक्टर हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन को तो पक्का मान लो, ठीक है। तो जो पूरा पैटर्न है, हर साल सेम पैटर्न आ रहा है मैथ्स में। अब टोटल 20 मार्क्स का थियरम है, कितना? 20 मार्क्स का थियरम। तो 80 में से 20 तो आप यहां से निकाल सकते हो रटा मार के, है ना। 80 मार्क्स का पेपर है तो 20 मार्क्स तो आप यहां से निकाल सकते हो थियरम, अगर याद कर लोगे। अगर आपको सॉल्विंग नहीं जमता तो आप 20 मार्क्स आप यहां से भी ला सकते हो रट्टा मार के, है ना। बाकी आपके जो इजी चैप्टर्स है मैथ्स पार्ट 1 में, वो भी अच्छे से करके ला सकते हो। तो अब जैसे हमने एक मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे सेक्शन डी में आप स्कोर कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स पूछने वाले, सेक्शन सी में आपको कौन से चैप्टर्स आपको पूछने वाले हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैथ्स में अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अगर आप सेकंड डे में, जैसे हमने लिया मैथ्स, अब सेकंड डे में आपको अगर मैथ्स लेके बैठ रहे हो तो आपको मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 में जितने पीवाईक्यूज हो उतना आप करना स्टार्ट कर दो। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैथ्स में कोई डिस्ट्रक्शन है, मैथ्स में सिर्फ आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है लास्ट पार्ट में,
है ना। और अगर आपको और अच्छे मार्क्स लाने हैं, 70 अबव लाना है, 75 अबव लाना है, तो इंडेक्स क्वेश्चन भी अच्छे से पूरा कंप्लीटली कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर मिसलेनियस करना चाहिए क्या? देखो मिसलेनियस मेरे को नहीं लगता आपको करना चाहिए लास्ट के मंथ्स में, मिसलेनियस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बट अगर आपको एमसीक्यू में अच्छे लाने हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी 16 मार्क्स से है एमसीक्यू, तो उसमें अगर आपको अच्छा करना है तो आप मिसलेनियस के एमसीक्यू अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मिसलेनियस के एमसीक्यू कर लिया अच्छे से तो आपका भी स्कोर और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने किया नहीं होगा अभी तक इंग्लिश। मुझे लगता है अभी लास्ट के मंथ में वो इंग्लिश करने वाले हैं। अगर आप लास्ट के मंथ में भी इंग्लिश करते हो तो भी अच्छा आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी वही किया। लास्ट के जो फरवरी मंथ था उसमें मैंने पूरा अपना इंग्लिश कंप्लीट किया था। बट आपको अभी से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आज से आपको डेली बेसिस में 30 मिनट से 40 मिनट आपको इंग्लिश में देना, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो। अब हमारा जो इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है ना। उसमें से 80 मार्क्स में से सबसे पहले आएगा आपका प्रोस प्लस पोएम, है ना, पैसेज आएगा या फिर पोएम पैसेज आएगा। उसके बाद जो है हमारा राइटिंग स्किल, जो बचपन से करते आ रहे हैं। एंड लास्ट जो है, जो आपके लिए न्यू है, वो नॉवेल है। अभी तक शायद आपने नॉवेल पढ़ा नहीं होगा, सीबीएसई वाले देंगे तो पढ़ा होगा। अगर आपने एचएससी बोर्ड्स के हो तो शायद नॉवेल आपको आया नहीं होगा अब तक, ये न्यू है, ठीक है। तो प्रोज अब पोएम लेके समझ लो, राइटिंग स्किल हो गया हमारा 16 मार्क्स का, नॉवेल हो गया हमारा 16 मार्क्स का, और जो रिमेनिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल प्रोज और पैसेज और पोएम में जाने वाले हैं। तो हमने जब भी हम इंग्लिश लेके बैठते हैं तो उसको क्या कैसे करना है ध्यान देना। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब प्रोज और पोएम में पैसेज तो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको इंग्लिश पसंद है और आपके पास टाइम है तो पैसेज टेक्स्ट बुक पढ़ लो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा लास्ट के एक महीने में पैसेज पढ़ने बैठो, आप टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठो। बट हाँ, इसमें जो पोएम जो है पोएम आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही एप्रिसिएशन आने वाला है। पोएम के ऊपर 5 से 6 मार्क्स का एप्रिसिएशन पूछने वाला है, प्लस पोएम को और एक्सपांड करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो पोएम भी यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए जितना भी है, आपको 14 मार्क्स के लिए टोटल पोएम पूछने वाला है। पोएम के लिए मार्क्स है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट पोएम्स कौन से जो बहुत बार रेगुलरली आपको एप्रिसिएशन में पूछ सकता है, ठीक है। टोटल 6 पोएम के चैप्टर है, पोएम के लिए टोटल 6 चैप्टर है। अब उसमें से 6 के 6 एप्रिसिएशन पढ़ने जरूरी है क्या? नहीं। अब कोई भी 4 से 5 पोएम्स के एप्रिसिएशन अच्छे से कर लो, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंस एप्रिसिएशन के लिए बताओ तो एक हो गया इंडियन वीवर्स, है ना, दूसरा हो गया आपका मनी, उसके बाद हो गया हमारा हैव यू अर्न योर टुमारो, द इनस्केप रोड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पोएम है जिससे आपको एप्रिसिएशन पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। प्लस एक चैप्टर है द ब्यूटी ऑफ समथिंग नाम है, उससे आपको वो चैप्टर साथ पूछ सकता है आपको एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, और उसके 2-3 लाइन लिखने के लिए उसमें पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल, जिसमें यार राइटिंग स्किल में तो आपको बहुत बार बचपन से कर रहे हो, जिसमें आपको क्या क्या करना है, आपको ऑप्शंस रहेंगे। हर एक टोटल 4 सेक्शन है ना राइटिंग स्किल में, टोटल ABCD टोटल 4 सेक्शन है। अब हर एक सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया है। तो कुछ ऐसे राइटिंग स्किल जो आपको पहले से घर से प्रैक्टिस करके जानना है, कौन से सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया, व्लॉग राइटिंग आप कर सकते हो, या मूवी के ऊपर कोई भी मूवी के ऊपर रिव्यू देना है आपको तो उस पर आप दे सकते हो, उसको आप पहले से प्रैक्टिस करके रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा मूवी पे। समझ लो 4 वक्त आप घर से करके जा रहे हो, कोई भी एक मूवी आपको दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से घर से अपने मन से कोई मूवी आपको पसंद है उसके ऊपर रिव्यू लिखना है बस, तो आप घर से प्रैक्टिस करके जा सकते हो मूवी पे, ठीक है। मूवी रिव्यू हो गया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू बोला, इंटरव्यू का क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस तो आप पूछने में आप पूछ सकते हो यार, क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस आप कैसे भी पूछ सकते हो। तो कोई भी अगर पूछा फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उस पर आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाना मुश्किल बात है क्या? नहीं, मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, स्पीच राइटिंग हो सकता है, ईमेल राइटिंग हो सकता है। तो ये तो बेसिक चीजें आपको घर से प्रैक्टिस करके जानी है ऑलरेडी, ठीक है। डेली बेसिस पे पकड़ लो कि आज एक राइटिंग करना है, जैसे आज मैं आधा घंटा इंग्लिश करने बैठ रहा हूँ तो उसमें आपको एक राइटिंग स्किल आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। डेली बेसिस पे 1 महीने 30 दिन है तो 30 दिन में आराम से आप टोटल 6 से 7 बार एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो गया, ठीक है। तो राइटिंग पे फोकस करना है ना। टोटल 16 मार्क्स का है, 4 राइटिंग से पूछने वाले हैं, जिसमें आपको बता दिया आपको किस पे फोकस करना चाहिए। ईमेल राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, मूवी रिव्यू पे फोकस करना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, ड्राफ्ट पे फोकस करना चाहिए, ये सब चीज पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद जो है नॉवेल आपके लिए न्यू है। ये नॉवेल के लिए ना मैं आपको बोलूंगा थोड़ा टाइम दे दो, तो टाइम निकाला नॉवेल के लिए, और जो 4 नॉवेल है उसके थोड़ा स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरीज सुनना, टेक्स्ट में पढ़ के नहीं, बट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे नॉवेल्स के, जो हमारे 4 चैप्टर हैं नॉवेल्स के, है ना। तो 4 चैप्टर्स के वो जो क्या कहानी उसके पीछे हिंदी में इंग्लिश में आपको जिसमें भी समझ में आता है उसके यूट्यूब पे देख सकते हो, अच्छे से समझ लो,
5-10 मिनट आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। अगर आप पूरी कहानी समझ में आ गए तो वो जो आंसर्स आपको पूछे जाएंगे वो आप खुद से भी कर सकते हो। 4 नॉवेल है, स्टार्टिंग में है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसको अगर मैं साइड में हटा दूं तो लास्ट के जो 3 नॉवेल है वो पूरी हिस्ट्री बेस्ड है, वो पूरी एक फिक्शन बेस्ड है या फिर स्टोरी बेस्ड है ना। तो लास्ट जो 3 नॉवेल है उसको आपको यूट्यूब पे जाके अच्छे से समझना है, उसको समझना कितना एक मूवी जैसा है यार, एक कहानी जैसी है, तो उसको यूट्यूब पे जाके आप समझ सकते हो। उसके बाद उस पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप उसको खुद से जवाब देना। एक बार आप कहानी समझ गए ना, है ना, तो उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि ये कहानी में ये इंसान क्या कर रहा था, तो आप उस पर जवाब दे सकते हो ना, इस इंसान का क्या रोल है। तो इसको आपको अच्छे से अपने ही लैंग्वेज में लिखना है नॉवल में, ठीक है। एक और अगर एडवाइस दूं तो मैं आप लास्ट कभी मैं देता नहीं हूँ किसी का कोई भी बुक खरीदने के लिए या फिर कुछ भी मैं पैकेज खरीदने का भी बोलता नहीं, बट आप 21 सेट खरीद सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के लिए 21 सेट खरीद सकते हो। और उसके लिए आपको नॉवेल जो है बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि नॉवेल्स में 21 सेट्स के लिए प्रिपेयर्ड क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, और उसके आंसर्स कैसे जवाब देने हैं वो भी आप उसमें दे सकते हो, ना सिर्फ नॉवेल के लिए, इंग्लिश के लिए, राइटिंग स्किल के लिए भी और पोएम के लिए भी। उसमें एप्रिशिएशन भी अच्छे से दिया है। तो 21 सेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खरीद सकते हो नॉवेल्स, ये 21 सेट इंग्लिश के लिए, जिसमें आपको नॉवेल्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लस इसमें जो बैकग्राउंड क्वेश्चन, एक्सेस क्वेश्चन जो है नॉवेल्स में, उसको आपको करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश लास्ट मंथ में किया था यार, जब मैंने 12 दिया तो लास्ट 10-15 दिन में मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया था। मुझे भी इंग्लिश में इतना मैंने फोकस नहीं किया था, तो लास्ट के 10-15 दिन में मैंने ये दो जो राइटिंग स्किल और नॉवेल में है उसमें मैंने सिर्फ फोकस किया था, ठीक है। उसमें भी मुझे ऑलमोस्ट 80+ आ गए थे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से एक महीने देते हो तो आराम से आपको भी 90+ इंग्लिश में आ जाए। इंग्लिश में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के भी नोट चाहिए, जैसे सर एप्रिशिएशन कहाँ से लाए, राइटिंग स्किल कहाँ से लाए, नॉवेल के क्वेश्चन कहाँ से लाए, तो भी मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं मैंने अपने फोल्डर्स में। तो आपको अगर चाहिए तो ग्रुप में, मैंने आपको जैसे बोला ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें सब कुछ आपको मिल ही जाएगा सारे सब्जेक्ट के लिए। अब इस थर्ड सेक्शन इस वीडियो की बात करेंगे कि कितना टाइम आपको देना है डेली बेसिस में, कितना घंटा आपको किस सब्जेक्ट को देना है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट डे में आपको एक थियोरेटिकल और एक सॉल्विंग क्वेश्चन सब्जेक्ट करना है, फिजिक्स, बायो या फिर CS, और सेकेंड डे में मैथ्स, केमिस्ट्री या फिर IT या फिर आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है। तो कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हर दिन आपको, आज से 30 दिन बचे हुए ना, तो अगर 30 दिन में आपको स्कोर बूस्ट करना है आपको, या फिर आपको अच्छे स्कोर्स करना है, तो एटलीस्ट आज से ही आपको 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, है ना, 6 to 8 आवर्स आपको अगर आप दे सकते हो तो और अच्छा है। तो डेली बेसिस में आपको 6 to 8 आवर्स देने का है, ठीक है। अब 6 to 8 आवर्स में क्या क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। वीक में पता नहीं 4 वीक रह गए, वीक में आपको 3 सैंपल पर सॉल्व करना है। 3 सैंपल पर तीनों ही अलग सब्जेक्ट के, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री CS, फिजिक्स केमिस्ट्री IT, बायोलॉजी जो भी है। तो एटलीस्ट आपको 3 सैंपल पर आपको हर वीक सॉल्व करना है, ताकि आप पता कर पाओ कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, क्या आप टाइम पे पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, कहाँ पे किस सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उस पर और इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो सैंपल पर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए 80% लाना है या जिनको 90% लाना है ना। अगर आप सैंपल पर 3 सॉल्व कर लेते, मतलब एक मंथ में आराम से आप 12 क्वेश्चन सैंपल पर आराम से सॉल्व कर लेते हो, मतलब तैयार हो चुके हो बोर्ड्स के लिए कि आप एक 3 घंटे का पेपर आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब सैंपल पर सॉल्व कैसे करना है, सैंपल पर अगर टाइमिंग आप लगा दो एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 hours 30 minutes, 2 से 2.5 घंटे आप ट्राई करो कि 2 से 2.5 घंटे में आपका वो जो पेपर है सॉल्व हो जाए, है ना। तो आप टाइमर लगाना एक दिन, और उसमें कोई भी 3 दिन चूज करो पूरे वीक में, और उसमें एक सैंपल पर 3 सैंपल पर आपको सॉल्व करना है 2 से 2.5 घंटे में। उसके बाद जो रिमेनिंग आधा घंटा आपको चेक करने की आपको कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एंड नेक्स्ट डे आपको उस पर फोकस करना है कि कहाँ पे मेरे मिस्टेक हो रहा है, किस चैप्टर में मेरे को दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। तीसरा, जब भी आप कोई भी चैप्टर करते हो, जैसे मैंने बताया पहले भी कि वो भी अगर आप चैप्टर कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको मोस्टली आपको फॉलो करना है PYQs पे ही, है ना, PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। लास्ट के मंथ पे आप किस पे फोकस करना है, PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और ये दोनों चीजें मैंने प्रोवाइड करके रखी होगी। दूसरा, टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम को मैनेज करने के लिए, जैसे आप टोटल 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, जिसमें 2 मेन सब्जेक्ट है और एक इंग्लिश है, तो आपको ये फॉलो करना है। कौन से 3-3-1, 3 hours 3 hours 1 hour, ठीक है। जैसे 3 hour मैंने फिजिक्स को दे दिया, आज मेरा फर्स्ट डे है, तो 3 hour मैंने फिजिक्स को दे दिया, 3 hours मैंने केमिस्ट्री को दे दिया या फिर बायोलॉजी को दे दिया, एंड 1 hour मैंने इंग्लिश या फिर मेरा जो बायोफोकल सब्जेक्ट है उसको मैं दे सकता हूँ,
ठीक है, तो ये रूल आपको आज से ही फॉलो करना है 3-3-1 का, ताकि आपका जो स्कोर है और आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए, मैनेजमेंट अच्छे से हो और आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, पर 3 आवर्स और 1 आवर ये मैनेज कैसे करें? कभी आपका कॉलेज भी हो सकता है, आपका क्लासेस भी हो सकता है, या फिर आपका कोई और भी काम हो सकता है। तो आप ये कर सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग के टाइम ना, जैसे कि आप 5 बजे उठ सकते हो या 6 बजे उठ के आप जो सॉल्विंग क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, जैसे फिजिक्स या मैथ्स हो गए, तो वो सब्जेक्ट आप लेके बैठ सकते हो। जो कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में आपको सॉल्विंग सब्जेक्ट जो है वो पहले करना है। ओके, तो 3 आवर्स में सबसे पहले आपको कौन सा चूज करना है? सॉल्विंग सब्जेक्ट। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम। उसके बाद अगर आपको आफ्टरनून में टाइम मिलता है क्लासेस से आने के बाद, ठीक है, आपको कॉलेज से आने के बाद, तो आफ्टरनून में आप कर सकते हो अपना ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टोटल आपके पास 24 आवर्स है। उस 24 आवर्स में 8 घंटा आपको टोटल इसमें देना है। ठीक है, 6 से 8 घंटा आप जितना भी दे सकते हो। 6 to 8 आवर्स आपको स्टडीज में देना है। 8 आवर्स आप 6 से 7 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा, इससे ज़्यादा आपको सोना नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 6 घंटा सोए, 5 घंटा सोए, 4 घंटा सो के आप अब 90% लेके आओ, ये नहीं बोलूँगा। बट आप 7 घंटा सो, 7 घंटे के बाद आपका जो रिमेनिंग टाइम कितना बचता है आपका? 17 घंटे। 17 घंटे में आपको सिर्फ इतना टाइम देना है, 3-3-1, है ना। 7 घंटे सोने के बाद भी आपको इतना टाइम मिल रहा है 17 आवर्स में, मतलब 9 घंटे आप निकाल दो उसमें से, तो भी आपको इतना टाइम, 9 से 10 घंटे अगर निकाल दो तो भी आपको ये टाइम मिल रहा है, और उस पर ही आपको फोकस करना है, 3-3-1 पे। ओके, तो 3 आवर्स सॉल्विंग के लिए, 3 आवर्स आफ्टरनून के टाइम में आपको थियरी क्वेश्चन, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी ले लो। एंड लास्ट का जो 1 आवर है वो इंग्लिश के लिए दे सकते हो। ओके, इसके अलावा ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है सीरीज हर एक चैप्टर्स के, जैसे फिजिक्स का हो गया या मैथ्स का हो गया, हर एक चैप्टर्स के बारे में कि कौन से चैप्टर्स, कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने सीरीज लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। ऑलरेडी हमने केटीजी और बहुत सारे रोटेशनल डायनेमिक्स, एलपीपी, ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। प्लस हमने स्ट्रेटेजी वीडियो बना के रखे हैं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कौन से चैप्टर्स पर आपको फोकस करना चाहिए, मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस पर आपको किस पे फोकस करना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जहाँ पे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपके डाउट पूछ सकते हो पर्सनली मैसेज करके मुझे। एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 मैसेज मुझे रोज डेली बेसिस पे आते हैं, जहाँ पे मैं स्टूडेंट को डाउट सॉल्व करता हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सर जेई के प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बोर्ड्स में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड्स में प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो जेई में दिक्कत हो रहा है। मैं उन स्टूडेंट के लिए इतना बता दूँ जो जेई डबल और सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए इतना बता दूँ कि अगर जेआरएम लास्ट का जो जेआरएम है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ बोर्ड्स पे देना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम है वो आपको बोर्ड्स में ही देना है, क्योंकि अगर आपको 75% के नीचे आ गया तो आप जेडबल दे नहीं पाओगे। ठीक है, जेडबल का कुछ मतलब नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो लास्ट का जेआरएम था उस पर आपको सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है। उसके बाद जो आप एक और मंथ रह जाता है, 2.5 मंथ रह जाता है, उसमें आप अप्रैल टाइम का अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जेई और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग से टाइम निकाल के, पोटेंशियल है आपके पास तो अलग से टाइम निकाल के 2 से 3 घंटा आप जेई की रिवीजन या फिर नेट की रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, बट आपको मेजर अपना टाइम आपको देना है बोर्ड्स में फिलहाल, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब जो स्टूडेंट सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सीटी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रहा है साथ में साथ। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका बोर्ड्स प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, सीटी की प्रिपरेशन अपने आप हो रही है, क्योंकि बोर्ड्स पे ही पूरा सीटी बेस्ड है, बस क्वेश्चंस आपको अलग करने हैं। तो आपका मार्च में आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, 10 मार्च को आपका सारे बोर्ड्स के ऊपर खत्म होने वाले, तो 10 मार्च से अप्रैल के एंड में आपका जो है सीटी होने वाला है। तो आपके पास ऑलमोस्ट समझ लो 50 डेज है, 50 to 60 डेज है, जहां पे आप रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप सीटी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये बात उनके लिए थी जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट मंथ में आपको सिर्फ जो मैंने आपको आज की स्ट्रेटेजी बताया आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये वीडियो ना, अगर आप 10 जनवरी से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 15 जनवरी से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपको ये फायदा देने वाला है। ठीक है, तो ऐसे डरने की बात नहीं है कि आपका डेज निकल गए हैं तो अब क्या करूँ। तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो आपसे ही आज फोकस इस पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो और इस स्ट्रेटेजी फॉलो स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मैंने आपको पहले से बता दिया है कि सारे पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस जो है, हैंड रिटन नोट्स और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हर एक चैप्टर्स के, वो भी मैंने प्रोवाइड करके रखे फोल्डर में, जहाँ पे आपको कुछ 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ प्रोवाइड दे दिया मैंने।
ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, आपको दोस्तों को शेयर करना है। और भी आपको अगर कोई लेक्चर चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट में आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना कि सर मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, सर मुझे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं इस वीडियो पे जल्दी से लेके आ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हर एक चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने के चांसेस है, उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करना और आगे 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 आने वाली वीडियोस को भी देखना, और जैसे हमने वीडियोस जो बना के रखे हैं सारी वीडियो उसको भी देख सकते हो आप। ठीक है, सब्सक्राइब करना और फटाफट ग्रुप में ज्वाइन करना। ठीक है।